तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022-23 के बारे में। अभी तक नोटिफिकेशन 2022-23 के लिए आउट नहीं हुआ है नोटिफिकेशन, ठीक है। और कुछ यूट्यूब चैनल ने तो पूरा आउट कर दिया है, उन्होंने पूरा डिक्लेयर कर दिया है। इवन शायद रिजल्ट तो डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे पर लेकिन उन्होंने ये भी एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दी है कि किस एग्ज़ाम को होएगा। कुछ और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, कुछ उन्होंने तो लिंक भी डाल दिया है कि आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 10 सितंबर को आने वाला था, ठीक है। 10 सितंबर 2022 को इसका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन किसी भी पता नहीं क्या रीज़न रहा है कि अभी तक नहीं आया हुआ है। लेकिन उससे ही पहले कुछ लोगों ने एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुछ ने तो पोस्ट तक बता दी है, कुछ कह रहे हैं 16,000 पोस्ट हैं, कुछ कह रहे हैं 25,000 पोस्ट हैं, कुछ कह रहे हैं कि 40,000 पोस्ट प्लस रहने वाली हैं। तो अब ये तो मतलब यूट्यूब पर गेम चल रहा है एसएससी सीजीएल के बारे में। तो वो मतलब उनका एक ही वो रहता है कि बस उनके यहाँ पर इनरोल कराओ और वो तुमको पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी उनका वो ये तो 40,000 छोड़ो एक सब गेम के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है उसके पैटर्न मतलब कितने टीयर होते हैं। तो अब देखिए, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, 4 स्टेजेस के अंदर कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। अब ये चारों की चारों स्टेजेस, हाँ मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर जो पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट मोस्टली पोस्ट के लिए आपको ये 2 एग्ज़ाम टीयर 1 और टीयर 2, ये 2 तो देने ही पड़ेंगे। अब ये और ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आज हम यही देखेंगे कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, 4 इनके बारे में देखेंगे, ठीक है, कि इनके एग्ज़ाम कैसे होते हैं। देखिए, टीयर 1 के अंदर जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और इसके अंदर जो आपको टाइम मिलेगा वो 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मीन 1 आवर का। और इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और जो क्वेश्चन टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 होते हैं। सेक्शन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। सेक्शन कैसा आएगा कि आपके पास जो पहला सेक्शन, देखिए सेक्शन आपके आगे ये ज़रूरी नहीं कंपलसरी है कि आपके लिए आगे कौन सा सेक्शन खुला। हो सकता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन पहले खुल जाए या रीजनिंग का, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आप 4 सेक्शन आपके यहाँ पर खुलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस से बात करता हूँ, तो किसी के लिए इंग्लिश कंप्रहेंसिव का सेक्शन खुलता है कंप्यूटर में, तो उसके लिए 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। आप समझ सकते हो कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क कैरी कर रहा होगा। और हाँ, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने सपोज करो अगर सही किया है क्वेश्चन तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने गलत कर दिया एक क्वेश्चन को तो आपके 0.5 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो फिर आपके मार्क्स भी कट कर लिए जाएंगे। जनरल स्टडीज़ के अंदर भी जनरल इंटेलिजेंस के अंदर भी यही है कि 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। वही एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर भी यही होगा कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के बारे में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो ये टीयर 1 का एग्ज़ाम, और ये सभी के लिए हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर पोस्ट। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ द कंपलसरी एग्ज़ाम। अब टीयर 1 के बारे में बात खत्म होगी, ये हमने देख लिया। इसके बारे में भी देखेंगे हम कि इसकी स्ट्रेटजी और सिलेबस वगैरह, इनके सिलेबस क्या होंगे। देखिए, इनके आगे लास्ट में चला देखेंगे, नेक्स्ट मूव कर दें। देखिए, आपका जो दूसरा होगा वो टीयर 2 होगा। अब टीयर 2 के अंदर अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जब नोटिफिकेशन होगा तो मैं आपको सब दिखा दूँगा। बस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम आज बात करेंगे कि थोड़ा सा, और इसका एसएससी सीजीएल का जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए क्या गेम होना चाहिए, मतलब आपको कौन से रूल बनाने चाहिए, ठीक है। हर चीज़ के रूल होते हैं हर गेम के, तो उसको आपको कौन से रूल बनाने चाहिए। अब देखिए, इसके अंदर टीयर 2 के अंदर जो आपका पेपर 1 होएगा, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा और इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी 0.50 मार्क वो है, 50, मतलब इतने। अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन आपने गलत करे तो आपके 0.50 कट कर लिए जाएंगे। दूसरा पेपर जो होएगा इंग्लिश का होएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का।
इसके अंदर 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और निगेटिव मार्किंग आप देख सकते हो कि 0.25 की होगी। ये यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, 0.25 की मार्किंग होगी। अब देखिए ये जो है ये वाला टीयर 1 का एक ही पेपर होगा, और टीयर 2 का जो पेपर 1, ठीक है, आप पेपर 1 एंड पेपर 2 जो होएगा ये कंपलसरी है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये एग्ज़ाम इतना वाला, ये वाला तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और पीछे टीयर 1 देना पड़ेगा। अगर आप ना सपोज दैट कि आप ना इसके अंदर अगर आपने ये स्टैटिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो पेपर 3 आपको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा आपका, इसका भी सिलेबस आ गया, स्टैटिक्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन के अंदर स्टैटिक्स सब्जेक्ट रहा है मेन सब्जेक्ट और आपने पढ़ा है उसको अच्छे से, आपकी इसके देखिए बहुत ही, मैं आपको सच बताऊं तो बहुत अच्छी जॉब है ये वाली। ये जो अगर मतलब किसी के पास स्टैटिक्स है, उसका इंटरेस्ट है इसमें अप्लाई करने में, बहुत अच्छी जॉब है, सच बता रहा हूँ मैं। लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मतलब सच में नहीं पता है लोगों को। ये बहुत अच्छी जॉब होती है और बस लोग मतलब कुछ ही पोस्ट के पीछे भगते रहते हैं कि ये वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, ये बहुत अच्छी जॉब होती है। अब जिनको पता होता है उनको पता होता है, जिनको नहीं पता होता है उनके लिए तो अच्छी भी बेकार, बेकार छोड़ो, कुछ नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसकी स्टैटिक्स का जो पेपर होगा, ये देखिए टीयर 2 की बात हो रही है। इसके अंदर जो पेपर 3 होएगा केवल जिन्होंने स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हो। फिर इसके अंदर देखिए आपका पेपर 4 किन का होगा, जिन जिन लोगों ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हुआ है या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए पेपर 4 होगा, ओनली 2%। पेपर उनका देखिए टीयर 1 होएगा, उनका टीयर 2 होगा, टीयर 2 के अंदर पेपर 1 पेपर 2 होगा और उनका पेपर 4 होएगा। ये इसके अंदर भी ये, और ये देखिए ये भी बहुत अच्छी, मतलब ये कुछ पोस्ट तो बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं इसके अंदर एसएससी सीजीएल के अंदर। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर इसने इन्होंने लिखा भी हुआ है, एक सेकंड डायरेक्ट जंप कर गया क्या किसी का, हाँ ठीक है। तो टीयर 1 और टीयर 4 कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ये जो पेपर होगा इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर आएगा। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर द इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। देखो जब इंग्लिश के जो कम्प्रीहेंशन आते हैं तो उसके अंदर, जैसे मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ, तो यूपीएससी के अंदर मान लो इंग्लिश कम्प्रहेंसिव का कोई पैसेज आ गया इस टाइप का, तो वो यहाँ इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है, और इधर हिंदी में भी लिखा होगा। यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन होंगे। लेकिन एसएससी सीजीएल के अंदर ऐसा नहीं, जो ये वाला सेक्शन आएगा इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव का, इसके अंदर इंग्लिश में ही लिखा हुआ होगा, हिंदी में कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी उसकी, हिंदी में नहीं होगा। तो जिन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, कभी कुछ बच्चों को देखिए जो रूरल एरिया से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम यही होती है कि वो नहीं मतलब उनके लिए इंग्लिश सबसे डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, एक आपके थिंकिंग प्रोसेस पर डिपेंड करती है। अब कुछ बच्चे तो यही लेकर रोना बैठे रहते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। देखिए इंग्लिश के अंदर वहाँ से आप खड़ा हो, कोई ये थोड़ी कह रहा है कि आप यहाँ पर बोल को दिखाओ, ये करो। सिंपल सी बात है, आप चीज़ों को मन में तो याद कर ही सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो, बस वही करना है वहाँ पर। तभी तो एसएससी सीजीएल में पहले मतलब ग्रेजुएट लेवल पर पहले इंटरव्यू होता था, वो ख़त्म करा दिया, इसीलिए तो कराया क्योंकि जो एडवांटेज मिलती थी शहर में रहने वाले लोगों को और डिसएडवांटेज गांव में रहने वाले लोगों को ये होती थी कि उनकी ये वाला सेक्शन बिल्कुल ख़राब था, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैथ वो किसी भी तरह से करके ले जाएं तो, लेकिन इंग्लिश वाला सेक्शन उनका काफ़ी है। और मैंने इंग्लिश के लिए मैं बहुत ही अच्छे से लेक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ये जो है, देखिए इंग्लिश एक दिन में नहीं आती, पहली बात तो ये, कुछ लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि इंग्लिश, और दूसरी जितने भी कंपटीशन के अंदर इंग्लिश आती है उसका थोड़ा अलग होता है, उसका आपका इस वाली इंग्लिश से जो आप बोलते हो इससे कोई, हालांकि होता है इतना, लेकिन इतना नहीं होता है। तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। अब देखिए टीयर 1 के अंदर जैसे मैंने बताया कि निगेटिव मार्किंग होगी, और टीयर 2 के अंदर भी सभी के अंदर निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो। देखो ये वाला, हाँ ये वाला देखिए पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टीयर 2 का जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, मतलब आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको ये पेपर देना ही पड़ेगा। अगर आप, हाँ ना, आप ना पेपर 3 आपको कब देना है, पेपर देखिए टीयर 2 का पेपर 3 जो होएगा विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन
एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड। देखिए इसके लिए अगर आपने अप्लाई किया, ये सच में बहुत, अगर आप इस मिनिस्ट्री में काम करो तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। अब देखिए, हाँ, एक तो ये बोल दिया है इसके अंदर कि अगर आप इस मिनिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हो, एक दूसरा बोला है कि अगर आप, जैसे मैंने बात किया था यहाँ पर पीछे बात की थी कि आपका पेपर 4, ये देखिए पेपर 4 और पेपर 3, तो पेपर 3 के बारे में मैंने आपको बता दिया, पेपर 4 के बारे में देखिए क्या बोला गया। हाँ, पेपर 4 के बारे में ये बोला गया कि टीयर सेकंड का पेपर 4 होगा will be for only those candidates who are shortlisted for tier 1। मतलब आपको अगर टीयर 1 में शॉर्ट लिस्टेड होने चाहिए पहली बात तो आप, फॉर द ये टीयर सेकंड का पेपर जो 4 है ये तभी दे सकते हो आप टीयर 1 में आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो, फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। देखो ये जो इसकी पोस्ट होती है ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अब देखिए यहाँ पर इसका टीयर 3 दे दिया, तो टीयर 3 के अंदर आपसे क्या किया जाएगा, 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा, ऐसे लिखवाया जाएगा और लेटर राइटिंग लिखवाई जाएगी। अब टीयर 4 के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो देखिए टीयर 4 के बारे में, देखिए यहाँ पर ये जो पेन होगा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। डिस्क्रिप्टिव का नाम ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर का मतलब ये होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उसमें लिखना पड़ता है, जैसे राम इज गोइंग स्कूल, इस टाइप से आपको ये सारी लिखनी चीज़ें पड़ती हैं। वहाँ पर ऐसे चेक मार्क नहीं लगाने पड़ते, ये ठीक हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं है, ये ऐसा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इसमें लिखना पड़ता है आपको। तो देखिए यहाँ पर ये भी दे दिया कि 200 से लेकर 250 तक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, और लेटर राइटिंग जो होगी आपकी 150 से 200 वर्ड की होगी। ये इतना मुश्किल पेपर नहीं होता है ये, अब लोग इसी को हवा बना कर बैठ जाते हैं कि ये पेपर ना हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो ये कोई इतना मुश्किल, 150 वर्ड कितने होते हैं, 250 वर्ड कितने होते हैं, अगर आप एक A4 साइज़ की सीट लो उसके दोनों साइड लिख दो आप, 250 वर्ड इतने होते हैं, बताओ आप इतना ही लिख सकते हो तो फिर कैसे क्वालिफाई कर पाओगे आप एग्ज़ाम को। अब देखिए 4th की बात करें हम, टीयर 4 के बारे में हम आ गए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक स्किल टेस्ट होगा आपका, टाइपिंग टेस्ट होगा। अब ये जो स्किल टाइप होगा ये, और ये स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ये सभी पोस्ट के लिए नहीं है, इसके अंदर कुछ ही पोस्ट के लिए बोला गया है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये आना चाहिए। स्किल टेस्ट फॉर द सम पोस्ट विच रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ द टाइपिंग। आपको मतलब एसएससी सीजीएल का जब नोटिफिकेशन आउट होगा, मैं पिछले साल के उठा सकता था लेकिन मैंने उठाया नहीं। अभी मैं कोई नोटिफिकेशन लाना नहीं चाहता, बस मैं आपको सिलेबस के बारे में ही और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे इसकी तैयारी करें ये सारी चीज़ों के बारे में। देखिए उसने बोला है कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा अगर आपने फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, टैक्स असिस्टेंट्स, ठीक है, यूडीसी, और इनके लिए सेंटर ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर अगर आपने ये सारी इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तब आपका ये वाला जो है डेटा एंट्री का स्पीड टेस्ट होगा। और ये जो टेस्ट होगा, दिस टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो देखिए है क्या इसके अंदर, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब हम बात करते हैं टीयर 1 की। एसएससी सीजीएल में जैसे 4 स्टेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, तो पहली स्टेज को बोला जाता है उसके अंदर कि टीयर 1 होगा, और टीयर 1 के अंदर हम सिलेबस देखते हैं। तो जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग के अंदर, तो देखिए इन्होंने बला 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 ये सब लिख दिया, इन्होंने ये सब लिख दिया, मतलब कुछ भी आ सकता है। देखिए रीजनिंग का कुछ भी आ सकता है। मैं सिंपल सी बात करूँ, इट वुड इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑफ द बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, ठीक है। जैसे क्लास, ये देखिए फिगर क्लासिफिकेशन, दुनिया भर की वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सब कुछ आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। हालांकि आप इसको, मैं पूरा डिटेल से नहीं पढ़ रहा हूँ, बस जब पढ़ाऊँगा तो टॉपिक बाई तो सब कवर हो जाएगा उसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर जो है जो क्वेश्चन आते हैं एसएससी के, टीयर 1 जो होता है, सच बताऊँ तो बच्चों वाला क्वेश्चन होता है। केवल उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो मतलब बच्चे ठीक ठाक है पढ़ने में, अगर वो मेहनत कर लें। लेकिन अब जो बिल्कुल एक तो पढ़ते नहीं है और बकवास करा लो उनसे दुनिया भर की ज़्यादा की, और निगेटिविटी में ज़्यादा रहते हैं कि मतलब हमसे ना हो पाएगा, तो ऐसे लोगों से तो एक तो दूर ही रहना चाहिए। जिन लोगों को क्वालिफाइंग करना है ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, उनकी परछाई से भी दूर रहना चाहिए। एक तो वो खुद नहीं ही कुछ कर पाते, दूसरी बात दूसरे को और मतलब गलत चीज़ों में। सिंपल सी बात है, देखो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिसोर्सेस आपको ज़्यादा चाहिए, इतने रिसोर्सेस हैं नहीं है।
तो कभी भी जब भी कोई पोस्ट निकलती है तो उसके लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं, खूब मारा मारी रहती है। तो सिंपल सी बात है, वो क्या काम करते हैं, किसी ना किसी तरह को आपको हर स्टेज पर रोकना चाहते हैं। तो आपको क्वालिफाइंग कर रहा है वो एग्ज़ाम, ठीक है, जो भी कोई है एग्ज़ाम है कुछ भी है, उसको क्वालिफाई करना है। अब उसके अंदर प्रॉब्लम तो होगी, आपको रोक रहे हैं, आपको नहीं रुकना है। अब कुछ जो होते हैं वो रोकने में लगे हुए हैं, तो कुछ बच्चे रुक जाते हैं, भैया हमसे ना हो पाएगा तो बैठ जाओ, फिर ना हो पाएगा तो ऐसे छोड़ दो, सब कुछ नहीं कर। तो ऐसे लोगों को तो कुछ नहीं करना चाहिए। अब ये जो होता है ये काफ़ी ईजी होता है, ये वाला सेक्शन। उसके अंदर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ जो प्रैक्टिस मांगता है, कुछ लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते, बस बैठे हुए वहाँ पर ऐसा सोच, इसको ऐसा सोचते हैं ये तो रीजनिंग है, ऐसा सोचेंगे ये तो रीजनिंग है, नहीं नहीं नहीं, ये तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं। भैया वो उड़ा देते हैं बाकी में रीजनिंग, लेकिन जहाँ उनको जो टाइम एलोकेट किया गया है, 60 मिनट टोटल टाइम होता है, 4 सेक्शन होते हैं, अब लगाओ, तो उस टाइम में नहीं उड़ा पाते। प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो मतलब फिर तो आप भूल ही जाओ कि ये हो पाएगा। सब कर लेते हैं, मैं सच बता रहा हूँ कि एक जो 10 क्लास का बच्चा है उसको भी अगर आप दे दो तो मोस्टली क्वेश्चन लगा ले जाएगा यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है मोस्टली क्वेश्चन ले जाएगा लगा के, बात ये है कि आपको विद इन टाइम में क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो आपको इस पर काफ़ी अच्छे से काम करना है, आपको प्रैक्टिस में लाना है इसको, इतना प्रैक्टिस लाना है कि आपको फिंगर टिप्स पे इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब ये यही होता है, इसके लिए कोई ऐसा कुछ शॉर्ट, हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे देखो इसका क्या होता है, कुछ चीज़ें इसमें कुछ सब लोगों को ऐसा लगता है कि शॉर्टकट बताओ शॉर्टकट बताओ। तो ये जो ऐसे लोग शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं ना, उनके एज भी निकल जाती है, सब निकल जाता, होता कुछ नहीं उनसे। तो शॉर्टकट ऐसे नहीं बनते, पहले आपको लॉन्ग कट ढूंढना पड़ता, लॉन्ग कट से जाना पड़ता है, उसके बाद में आपको उसमें से देखना पड़ता है मतलब शॉर्ट कैसे बना है। तो ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को क्या है कि सीधा मतलब उनका बस चले तो वो तो सीधा उनको बिस्तर से उठे और सीधा ऑफिस में पहुंचा दो, कोई एग्जाम बैग्जाम नहीं देना, ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ होता नहीं है। तो देखिए इसमें बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। मेन आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कुछ चीज़ें होती हैं और जब जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं, जनरल अवेयरनेस। अब ये जो सेक्शन है ये वाला जनरल अवेयरनेस का, एसएससी कोई सा भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, कोई सा भी, सबका कॉमन है, सबका। एसएससी CAPF वो सबका कॉमन है, ये वाला सबका कॉमन ये सब ऐसे लिखा रहता है। तो देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 50 मार्क्स का आएगा ये सेक्शन जो होता है हाई स्कोरिंग सेक्शन होता है। आप इस सेक्शन को, मैं सच बताऊं, टाइम बचा सकते हो, मतलब 5 मिनट के अंदर आप इस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, 5 या 6 मिनट के अंदर मोस्टली। इतना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस सेक्शन को, 5 से 6 मिनट मोर देन सफिशेंट। अगर देखिए करो क्या आप 5 से 6 मिनट दो, बाकी टाइम आपका रीजनिंग हो गया और कुछ इंग्लिश में कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ दे दो। लेकिन इन ऐसे क्वेश्चनों से, अब देखो ये तभी आप 5 से 6 क्वेश्चन 5 से 6 मिनट के अंदर कर पाओगे जब आपको यस यस ये है ये है ये है ये कर सकते हो। और ये तभी आता है जब ना आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ी है। तो मैंने इसके जो लेक्चर डिज़ाइन करी है टॉपिक वाइज, जैसे यहाँ पर सारी चीज़ों के, जैसे ये हो गया, कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को डिज़ाइन किया है मैंने यहाँ पर। तो एक तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब इतना भी डेप्थ में नहीं गया मैं, लेकिन हाँ छोड़ा नहीं है मैंने कुछ भी इसके अंदर, बहुत अच्छे से लेक्चरों को डिज़ाइन किया है। तो ये सेक्शन तो मतलब 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, 50 में से कम 40 तो आने ही चाहिए, बिल्कुल अच्छे से डिज़ाइन किया है। अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर बात करते हैं हम कि मेन जो गेम चलता है वो यहाँ पर चलता है। देखो इसका जो सेक्शन होता है, मैं सच बताऊँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो 10 क्लास के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 10 क्लास के बच्चों को अगर ये सेक्शन दे दिया जाए तो वो तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और बहुत जल्दी कर देंगे। क्योंकि ये सब 10 क्लास का एक फंडामेंटल है ये वाला, अगर आप देखा जाए इसको, देखो हालांकि सारा तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर 10 क्लास की होती हैं। और वो जैसे वो RD शर्मा पढ़ रहे होते हैं, RD शर्मा पढ़ रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट, मतलब कभी कभी वो उसी से उठा देता है। अगर आपको नहीं, मतलब आपको नहीं पता होगा, मैं काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ, 15-16 साल से, मुझको पता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ये उसके अंदर से। तो आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये बुक पढ़ो, आपको करना क्या है कि इस पर मेन काम करना है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं कि उनको शॉर्टकट बताओ। देखिए शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ का। जैसे मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, उनके जो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल खुले हुए हैं, तो मतलब मान लो कि उन्होंने
लेट्स से 100 क्वेश्चन के शॉर्टकट ढूंढ लिए उन्होंने, 100 क्वेश्चन के। अब 100 क्वेश्चनों में मान लो वो क्या काम करेंगे, 100 क्वेश्चनों पर उन्होंने एक 100 क्वेश्चन के टाइप के ढूंढ लिए उन्होंने, और उस पर 10-10 क्वेश्चन बना दिए। तो एक तो उनके वो लेक्चर बना देंगे पूरे उसी पर, 100 लेक्चर तो उनके उसी पर हो गए। क्योंकि वो अब इसमें होगा क्या कि वो सब पर शॉर्टकट कैसे करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि ये 100 क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि यही 100 क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट में से आए, कुछ भी आ सकता है। तो होता क्या है, जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, सपोज दैट कि आप नंबर सिस्टम कर रहे हो या फिर रेशियो प्रोपोर्शन कुछ भी कर रहे हो, एक्शन मिक्सर एलिगेशन एवरी कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसकी मेन चीज़ में जाओ, उसकी थीम क्या है। मतलब उसके आपको जब भी तैयारी कर रहे हो आप, तो उसकी मेन थीम में जाओ कि एक्चुअली ये क्या कह रहा है। क्योंकि देखो शॉर्टकट में प्रॉब्लम ये होती है, अगर जरा सा भी उसने कॉन्सेप्ट से जरा सा भी घूम गया, वो गई गाड़ी आपकी। क्योंकि आपने तो वो सीधा रटाया होता है कि भैया आपको किसी ने ये बता दिया तो हो गया। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि बिल्कुल कुछ चीज़ों का तो शॉर्टकट बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उनके अंदर भी ये ज़रूरी होता है, कभी कभी क्वेश्चन जैसे इसके अंदर टीयर 2 होता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होता है, वहाँ पर कैसे करोगे। वहाँ पर कोई शॉर्टकट काम नहीं करता जब तक आपको डिटेल वे में चीज़ों के बारे में ना पता हो। ठीक है, तो आप देखो शॉर्टकट कोई नहीं बनाता, आप खुद बना सकते हो शॉर्टकट। मैं आपको मतलब सच बताऊं तो कम से कम हज़ारों क्वेश्चन ऐसे बता सकता हूँ कि जिनको आप ऐसी चुटकियों में उड़ा सकते हो, हज़ारों क्वेश्चन। लेकिन वो ऐसे नहीं बने। वो आपने देखा होगा टीचर बहुत आसानी से कर लेता है जो पढ़ाते रहते हैं क्वांटिटी, उनका उसका रीजन तुमको नहीं पता। उसका रीजन वो बहुत टाइम से पढ़ा रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने वो सारी चीज़ें ट्राई कर रखी हैं कि भाई ये जो है यहाँ से पूरा एकदम मेन चीज़ में गए होते हैं डेप्थ में, कि पूरा लॉन्ग करेंगे वो। फिर उनको पता होता है कि अच्छा अच्छा यहाँ ये हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है, बस उसी का शॉर्ट बना के आपको दे देते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एक शॉर्ट बताया गया है, लेकिन पीछे प्रोसीजर क्या है उसके बारे में नहीं पता है। तो ये बड़ी चीज़ें होती है इनकी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यही होती है, यही वाला सेक्शन बच्चों का टाइम कहा जाता है। लेकिन जो अच्छे स्मार्ट होते हैं बच्चे, उनको वो तो करके ले जाते हैं इसको भी। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं उसने, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द नंबर्स एंड द नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट। इसके अंदर देखिए क्या पूछा गया है, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, ये सब सारी चीज़ें। बहुत सच बताऊँ तो बहुत ईजी क्वेश्चन आता है टीयर 1 का, लेकिन उन्हीं के लिए जिनको, बाकी छोड़ो। अब उसके बाद में ये रेक्टेंगल वाला। अब देखिए मैं एक बात बताऊँ, पैरेललोग्राम ये सब रेक्टेंगल, रेगुलर, राइट, पिरामिड, ये सब 10th क्लास के उसमें है। डिटेल्स बे में इसको मैं पढ़ाता हूँ। अभी आप मतलब ये नहीं कर पाओगे तो यार, बना 10th क्लास हमने पढ़ी नहीं है, आपको कुछ आता जाता है नहीं, आप सीधे बैठ गए मुंह उठाकर कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे, तो कैसे हो पाएगा बताओ। यही तो प्रॉब्लम होती है। एक तो 10th क्लास बच्चे ऐसी रेयर ले ले, फिर बैठ जाते हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए कि साहब हम गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम। ये 10th क्लास फंडामेंटल है, 9-10 क्लास की फंडामेंटल, जिसको 9-10 का फंडामेंटल आता है ना, कैट के अंदर, जी मैट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, आप समझ गए। तो ये तो कुछ भी नहीं है बहुत। और करने का तरीका यही होता है कि आप अपने 9th और 10th के फंडामेंटल क्लियर करो, मैथ के बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप बेसिक बना पाते हो कि टीचर जो होते हैं बहुत सारी थ्योरम यूज करते हैं जो पढ़ाते हैं, उनको पता है 9-10 का वो सब थ्योरम पढ़ कर रखे हुए होते हैं, सब पता होता है। लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि इनको भैया वो पढ़ कर रखे होते हैं, वो बहुत सारी बुकों में पढ़ते रहते हैं कौन किस थ्योरम से कैसे शॉर्टकट बना कर बच्चों को दिया जाए। अब आप ना तो बिल्कुल ही वो 10th क्लास में पढ़ा ही नहीं है। देखिए अब इंग्लिश कंप्रहेंसिव का देखिए यहाँ पर छोटी सी बात लिख दी इसने, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश इज बेसिक कम्प्रीहेंशन, राइटिंग एबिलिटी एक्सेट्रा विल बी टेस्ट। देखिए ये मतलब ये सिलेबस बड़ा मज़ेदार है, सच बताऊँ तो। मतलब जिसने भी ये लिखा है ना सिलेबस, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है वो। मतलब डेफिनेशन बहुत बाइट कर दी, कोई मतलब नहीं उसने, बस छोटी छोटी बातें लिख दी उसने, बाकी एग्जाम में क्या आएगा कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए तो भूल जाओ आप। जो टीयर 2 का जो, देखिए इंग्लिश में आपको, इंग्लिश के अंदर जो प्रिपरेशन करनी होती है उसको काफ़ी वर्किंग करने की ज़रूरत है। कि ऐसा नहीं है आपको ऐसे ही मिल जाएगा कि ये कोई जॉब ऊपर पड़ी हुई है। इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, अब मान लो कि जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन दे दिए उसने इंग्लिश के अंदर, 2 एंटोनियम 2 सिनोनियम्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ता है एंटोनियम सिनोनियम्स के बारे में, एक एक बूंद इकट्ठा करनी पड़ती है आपको, तभी जाकर घड़ा बनता है। कभी आप सोच रहे हो कि छोड़ो कौन याद करेगा, तो भैया गई आपकी गाड़ी, आप तो लिस्ट से ही बाहर हो, आपका तो कुछ नहीं हो सकता है, तो छोड़ा नहीं जाता है वहाँ पर। अब देखिए ये उसका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का टीयर 2 का पेपर वो दिया हुआ है सिलेबस। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मोस्टली वही दिखी हुई हैं, लेकिन इसका जो लेवल होगा थोड़ा डेप्थ होता है।
फिर इंग्लिश के बारे में देखिए, इंग्लिश के बारे में आप यहाँ से देखो, जो पीछे जो दे रखा था टीयर 1 की इंग्लिश का जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन दिया हुआ था, इसको भूल जाओ, आपका इसका सिलेबस यहाँ से देखो, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, कंप्रीहेंशन होगा। तो देखिए, क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब देखना आप क्या कहेगा इसके अंदर, कन्वर्जन इनटू द डायरेक्ट नरेशन, ये सफलिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, सफलिंग ऑफ द सेंटेंस इन द पैसेज, ये सारी चीज़ें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, डिरेक्टिंग, मतलब स्पेल जो गलत स्पेलिंग दी होती है उनके बारे में, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, अब ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। ये तो इन्होंने छोटी सी बात लिखी, एक्चुअली इसके कहने का मतलब ये है कि आप इसको देखो, ये चीज़ देखो मेन, तो ये होता है। अब देखिए, मैं बता देता हूँ इसके अंदर कि आप इसका सलाह मतलब पैटर्न क्या, मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए। अब कुछ तो लोग क्लेम कर देते हैं कि मतलब 3 घंटे में तैयारी, 1 सप्ताह में। देखो, ऐसे तो नहीं होता है, ये पढ़ाई है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको इस प्रोसेस से, हार्ड प्रोसेस से ही जाना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है। तो देखो, जैसे मैथ्स हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो आता है आपका, और इंग्लिश होगी, तो आपको इनका एक सर्कल बनाना है, ठीक है, कि मेरा ये रेशियो प्रोपोर्शन का है इतना सेगमेंट, और ये मेरे पास एवरेज, ये मिक्सर एलिगेशन, ये पार्टनरशिप का है, और ये टिग्रोमेट्री का है, और ये पाई, ये उसका है। तो आपको जो है इसका सेक्शन बना लिया, तो आपका इसमें से नहीं छूटना चाहिए कि आप सेक्शन बनाओ कि भाई मेरे को इसमें से तो कुछ नहीं छोड़ना है। फिर ये इसकी तैयारी करो बढ़िया करके कि मुझको इसमें से नहीं छोड़ना है, आप किसी भी बुक से करो। पिछले साल के क्वेश्चन बहुत 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 ज़रूर होते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे थोड़ी थोड़ी चेंज करके सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मैथ के अंदर, ठीक है। और रहे इंग्लिश के अंदर, देखिए इंग्लिश के अंदर तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो जो जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उसको उनको बहुत काम करने की ज़रूरत होती है। इस बात पर ध्यान नहीं देना कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं, किसी से भी नहीं होता है। आप कोई शहर में भी रह रहा है, उनसे भी नहीं होता है बिना याद करो हो तो देखिए इसके अंदर रटना पड़ता है, ठीक है, आपको रटना पड़ेगा। जैसे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, अब इसका तो एक ही इलाज होता है कि जैसे सुबह शाम दोपहर को आप ठूसते हो खाना, तो वैसे ही इनको ठूसो। देखो, स्ट्रेटेजी होती है, गेम होती है। जैसे मान लो आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 30 मिनट एवरीडे 30 मिनट दो, ठीक है, नोट्स बनाओ। और प्रॉब्लम क्या है कि अब तो लोग डिजिटल हो गए, डिजिटाइज, तो वो होते क्या है, एक तो पढ़ने का उनका तरीका उस पर पड़े रहते हैं, उस बेड पर पड़े रहेंगे भैंसे वाली तरह, और उसमें भी उन्होंने खाना भैंसे वाली तरह पेल दिया है, उसके बाद खाएंगे उसको, सो जाएंगे। मतलब फ़ोन लगा लेंगे कानों में लीड, एक तो उनका पढ़ने का तरीका तो पता तो उनको सब होता है, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं पता होता उनको। एक तो ये आलसीपन छोड़ो, बिल्कुल ये किसी काम का नहीं। तो आपको जो है पढ़ना है, जहाँ भी पढ़ो आप बेड पर पढ़ो, स्ट्रिक होकर पढ़ो, 30 मिनट पढ़ना है बस। तो एक तो ये, ठीक है। फिर उसके बाद एंटोनियम, सिनोनियम्स 30 मिनट ये, और ये एवरी डे के नोट्स बनाओ आप, A4 साइड जो वो जो सीट होती है ब्लैंक, उस पर उसको बनाओ, एवरी डे रिवाइज करो। और एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप कोई सा भी ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ही ले लो, उसका एक एडिटोरियल पेज आता है, ठीक है, आप उसको ज़रूर पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी स्पेलिंग निकलती हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब प्रॉब्लम तो यही होता है, मतलब करना वरना कुछ है नहीं है, थोबड़ा 100 रुपये का फॉर्म निकलता है, थोबड़ा उठाएंगे फॉर्म भर देंगे कि हमारा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता भाई, बहुत मुश्किल होता है ये Tier 2, ऐसा थोड़ी होता है। प्रेस्टीज जॉब होती है, मिनिस्ट्री के अंदर आपको जॉब दी जाती है, फॉरेन के अंदर आपको जो एम्बेसीज होती हैं हमारी इंडिया की, उसके अंदर आपको पोस्टिंग दी जाती है, तो वैसी थोड़ी दी जाती है कि आप थोबड़ा उठाए चले गए वहाँ पर। तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, है आपको गेम खेलना पड़ता है इसका बहुत ही स्ट्रेटजिकली। तो अब मैंने क्या किया है, देखिए इंग्लिश के बारे में तो मैंने ये किया है, जो मैंने लेक्चर डिज़ाइन करे हैं। मैथ के बारे में तो मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है कि देखो टॉपिक वाइज उठाया है पिछले साल के क्वेश्चन, और नए जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे। मतलब अगर जैसे क्वेश्चन कराऊंगा पिछले साल के क्वेश्चन कि भाई कैसे उसको सॉर्ट कर सकते हो आप, एक तो उनके मतलब क्वेश्चन को सॉर्ट कैसे, कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ती है आपकी, ये बहुत ज़रूरी एसेंशियल कंपोनेंट होता है आपकी मैथ के अंदर। पिछले साल के क्वेश्चन आप कहीं से भी पढ़ो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक बताते हैं कि गेम के रूल कैसे बनते हैं, एक तो वो, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप कर डालो पिछले साल के क्वेश्चन, और हो सके तो आप मतलब कभी खुद ही सॉर्ट किया करो चीज़ों को कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए हमको। एक तो मैथ में ये मैंने मैथ के जो लेक्चर हैं टॉपिक वाइज डिज़ाइन किए, ऑफ कोर्स और पिछले साल के क्वेश्चन होंगे, तो मैथ का जो मेरा लेक्चर होगा वो एक से मतलब
1 घंटे 30 मिनट या 2 घंटे का होगा। देखो मैं ये 10-10 मिनट वाली वीडियो वाले नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत होती है। 10-10 मिनट में तो वो यूट्यूब पर व्यूज़ ही बढ़ते हैं और कुछ नहीं होता है। अब ये तो इंग्लिश की बात होगी, मतलब मेरा जो प्लान है। और बाकी जिसको भी कहना है पिछले साल की नोटबुक जो भी कैसे भी करना है उसको वहाँ से कर सकता है, कहीं कोचिंग से तैयारी कर रहा है। इंग्लिश के बारे में क्या है कि मैंने इंग्लिश के बारे में चीज़ों को डिवाइड किया, डिकोड किया है सबको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और ग्रामर, मतलब ये इन सारी चीज़ों में। तो ये क्या होगा, जैसे वर्ड सब्स्टिट्यूशन चलेंगे, इनके जो लेक्चर होंगे 15 से 20 मिनट के होंगे, क्योंकि ना तो तुमसे इतना 1 घंटे 1.5 घंटे का ये हो नहीं पाएगा। तो उसमें छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन PDF उसका PPT बनाई हुई मैंने उसके अंदर, कि आपको देखिए कि इसके अंदर मतलब इसको क्या बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर, इडियम फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें कवर की हैं। सिनोनियम्स एंटोनियम्स के अंदर आपको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, इस पर खुद भी काम करना पड़ेगा। और मैं आपके लिए जो मटेरियल लाऊंगा वो भी, क्योंकि ये इसका जो स्कोप है बहुत बड़ा स्कोप है। ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं होते तो आपकी प्रॉब्लम, ये मोस्टली लोगों की फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है। दूसरा आता है ग्रामर। देखिए ग्रामर की जो लेक्चर होंगे मैं उसको 40 मिनट के अप्रॉक्सीमेट रखूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो 4 से 5 बुक को कंपाइल करके बनाई ये सारी चीज़ें। मैंने ऑक्सफोर्ड को यूज़ किया है, मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को यूज़ किया है, मैंने बहुत सारे जो है कुछ फॉरेन राइटर है उनकी चीज़ों को यूज़ किया है मैंने। और हाँ ये हो गया, मैंने कैम्ब्रिज को यूज़ किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को, ऑनलाइन गया मैं, ऑफलाइन गया, बहुत सारी चीज़ों को मैंने कंपाइल करके ये इसके लेक्चर बनाए हैं, मतलब जो मटेरियल तैयार किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए बाकी तो उसके अंदर रीजनिंग बना, और GS। देखिए GS के अंदर जो जनरल अवेयरनेस है, मैंने देखिए मैं जो तैयार करता हूँ चीज़ों को, मेरे को तो नहीं पता कि आप शायद कर पाओगे नहीं। मेरा काम होता है एकदम अच्छे से तैयार करना, कुछ छूटे ना। मैं चाहता हूँ कि 50 में से 50 आए बच्चों के, आते भी हैं जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, किसी भी सेक्शन में तो आते भी हैं। और इसके अंदर करंट अफेयर के अंदर होगा क्या, देखो करंट अफेयर आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत होती है। एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, एक मैगजीन ले लो कोई छोटी मोटी थी, और कुछ छोटे मोटे नोट्स खुद ही बना लो। देखो ये कोई वो नहीं है कि आप, प्रॉब्लम तो यही है ना कि बच्चों को हलवा चाहिए बना बनाया, आपकी बस मिल जाएगा इसे, तो वो उनको हलवाई चाहिए। इतने नोट्स इकट्ठे कर लेंगे, दुनिया भर के नोट्स इकट्ठे कर लेते, फिर होता कुछ है नहीं है। तो मेन चीज़ है प्रैक्टिकल लो। इस एग्जाम में जितने भी होते हैं सब में प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है। आप खुद ही नोट्स बनाओ, मतलब ज़्यादा नहीं है, आप एक पेपर के नोट्स बना लो बस भैया, किसी बुक कोई पब्लिश उसका नाम पर, उसके राइटर का नाम पर, बस बस बुक का नाम हो गया बस। कोई डे आ गया है, जैसे कोई भी डे आ गया आपके पास कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, मतलब कुछ एक्ट भी होते हैं इसके अंदर, वो बनाओ देख लो, ठीक है। अर्थ डे कौन सा हो गया, कौन सी तारीख को अर्थ डे लिखो, 2022 में थीम क्या थी, बस हो गया, नोट्स बन गए। अब ये इसी आएंगे आपसे आ जाएगा व्हाट इज द थीम ऑफ द 2022 की थीम क्या थी अर्थ डे की, बस ये क्वेश्चन आ जाएगा। जिनको पता होता है वो तुरंत लगा देंगे 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1-2 सेकंड के अंदर लगा कर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव। और जिसको नहीं आता तो वो क्या होगा, ये होना नहीं चाहिए, अक्कड़ बक्कड़ फलाना ढिमकाना यही करते रहते हैं, फिर टाइम खत्म, उनका कुछ नहीं हो पाता है। तो ठीक है, अब हम लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।